तो दोस्तों आज हो गया 19 अगस्त 2022। यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने ऐलान करते हुए कह दिया है कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। साथ ही उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो कुर्सी के लिए किसी के भी साथ जा सकते हैं। आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार 7 जन्म में भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही नालंदा में आरसीपी सिंह को बीजेपी में शामिल होने का न्योता मिला था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच से गायब हुए 11 करोड़ के सिक्के दिल्ली और राजस्थान में छापेमारी कर रही सीबीआई। जी आपको बता दें कि सीबीआई ने गुरुवार को दिल्ली और राजस्थान में 25 स्थानों पर तलाशी ली है। अधिकारियों ने कहा कि पिछले साल करौली के मेहंदीपुर बालाजी में एक एसबीआई ब्रांच से लगभग 11 करोड़ रुपए के सिक्के गायब हो गए थे। उन्होंने बताया कि मामले की चल रही जांच के तहत दिल्ली, जयपुर, दौसा, करौली, माधोपुर, अलवर, उदयपुर और भीलवाड़ा में छापेमारी की गई। सुप्रीम कोर्ट की ओर से बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन को तगड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली एक महिला की शिकायत पर शहनवाज हुसैन के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट हालांकि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ शहनवाज हुसैन की अपील को अगले सप्ताह सूचीबद्ध करने पर राजी हो गया है। दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने संबंधी विवाद के बीच भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार पर गुरुवार को निशाना साधते हुए दावा किया है कि उनके अधिकारियों ने आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के फ्लैट घुसपैठियों को देने का अनुरोध करते हुए एक के बाद एक कई पत्र लिखे हैं। बीजेपी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल सरकार ने यहां एक शिविर में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को उचित बिजली कनेक्शन तक नहीं दिया है, लेकिन रोहिंग्या मुसलमानों के लिए उचित आवास, भोजन और अन्य सभी सुविधाएं सुनिश्चित की है। कान्हा की नगरी मथुरा वृंदावन धाम आने वाले तीर्थ यात्रियों को जन्माष्टमी के पावन पर्व पर उत्तर प्रदेश सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। आपको बता दें कि सरकार तीर्थ यात्रियों को अब सुबह शाम निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराएगी। इसके लिए मथुरा वृंदावन मार्ग पर जयपुर मंदिर के सामने 2 मंजिला अन्नपूर्णा भवन का निर्माण कराया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को इस भवन का लोकार्पण करेंगे। रामपुर शहर विधायक मोहम्मद आजम खां पर गवाहों को धमकाने के 2 मुकदमे दर्ज होते ही सपा का सियासी पारा चढ़ गया है। सपा इस मामले में बड़े आंदोलन की रणनीति बना रही है, जिसके लिए गुरुवार की देर शाम पार्टी कार्यालय पर जिले भर के सपाइयों की बैठक हुई है। आपको बता दें कि सपा नेता मोहम्मद आजम खां के खिलाफ पहले से ही 91 मुकदमे चल रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि सत्ता गंवाने के बाद भाजपा विधवा विलाप कर रही है। आपको बता दें कि ललन सिंह से मीडिया ने बीजेपी के जंगल राज के आरोप पर सवाल पूछा था। पटना में एक सेना जवान की हत्या के बाद बीजेपी ने नीतीश कुमार की अगुवाई में महागठबंधन सरकार बनते ही जंगल राज की वापसी का आरोप लगाया था। इस पर ललन सिंह ने कहा कि बीजेपी वाले सत्ता से अलग हट गए हैं तो विधवा विलाप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अपराधियों को भाजपा का समर्थन महिलाओं के प्रति पार्टी की मानसिकता को पारदर्शित करता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा है कि क्या उन्हें इस तरह की राजनीति पर शर्म नहीं आती है। राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव और हाथरस, जम्मू कश्मीर के कठुआ और अब गुजरात में दुष्कर्म के मामले का उदाहरण दिया है, जहां अभी गुजरात की भाजपा सरकार ने इस सप्ताह 2002 के बिल्किस बानो मामले में दुष्कर्म और हत्या के दोषियों को रिहा कर दिया है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 के अंत में होने हैं। प्रदेश में तीसरी ताकत बनने के लिए पार्टियों ने राजनीतिक जमीन तलाशनी तेज कर दी है। इस बीच आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हाल ही में ये दावा किया कि राजस्थान में उनके एक सर्वे में लोगों ने उन्हें समर्थन दिया है। ओवैसी की पार्टी से जुड़े नेताओं का तो यहाँ तक कहना है कि पार्टी के आंतरिक सर्वे में बसपा और आप पार्टी से ज्यादा समर्थन मिला है। बताया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी सर्वे से गदगद है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि राजस्थान में तीसरा पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है। हमेशा की तरह मुकाबला भाजपा से ही होगा। मोदी सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कम अवधि का लोन समय चुकाने के लिए किसानों के लिए इंटरेस्ट सबवेशन स्कीम को जारी रखा है। यानी जिन किसानों ने 3 लाख रुपए तक का शॉर्ट टर्म लोन लिया है उन्हें ब्याज में 1.5% की छूट मिलेगी। रूस से तेल खरीदने को लेकर यूक्रेन ने भारत पर अपनी भड़ास निकाली है। यूक्रेन का कहना है कि रूस से कच्चा तेल खरीद कर भारत यूक्रेन का खून खरीद रहा है। आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूस ने 24 फरवरी को हमला किया था। उसके बाद अमेरिका और यूरोप देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन भारत ने पश्चिमी देशों की आलोचना के बावजूद रूस से तेल खरीदना जारी रखा है। भारत ने यूक्रेन युद्ध के बाद तेल आयात बढ़ाया है और उसके साथ व्यापार भी जारी रखा है।
सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के दोषियों की रिहाई पर पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए बिल्किस बानो ने बुधवार को कहा है कि इस कदम ने न्याय पर उनके भरोसे को हिला दिया है। उन्होंने कहा कि 2 दिन हुए 15 अगस्त को मुझ पर जैसे पिछले 20 सालों का सदमा फिर से कहर की तरह टूट पड़ा है। जब मैंने सुना कि जिन 11 आरोपियों ने मेरा पूरा जीवन नष्ट किया, मेरी आंखों के सामने मेरे पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया, मेरी 3 साल की बेटी मुझसे छीन ली, वो सभी आरोपी रिहा कर दिए गए। पश्चिम बंगाल में टीएमसी लीडर की हनक का संगीन मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार अनुव्रत मंडल की बेटी सुकन्या पर आरोप है कि वो बिना परीक्षा के ही शिक्षक बन गई है। सुकन्या भर्ती होने के बाद कभी स्कूल भी नहीं गई, वो अपनी अटेंडेंस रोजाना घर पर ही भेज दिया करती थी। मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और गुरुवार को अदालत में पेश होने का आदेश जारी किया है। उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन को राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने शहनवाज हुसैन के खिलाफ महिला से दुष्कर्म के आरोप में दिल्ली पुलिस को तत्काल मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने 3 महीना में जांच पूरी कर आरोप पत्र दाखिल करने का भी आदेश दिया है। आपको बता दें कि 2018 में महिला ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट के समक्ष 3 जनहित याचिकाओं पर आगे की कार्रवाई के लिए रोक लगा दी है। दरअसल ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ फर्जी कंपनियों के माध्यम से कथित धन शोधन के लिए भ्रष्टाचार के आरोप की जांच की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता सोरेन के खिलाफ पहली नजर में केस स्थापित नहीं कर पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा ने आरटीआई के तहत जानकारी मिलने का दावा करते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार से 1,51,564 करोड़ रुपए का हिसाब मांगा है। आपको बता दें कि भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कागजात दिखाते हुए कहा है कि 4 साल से दिल्ली सरकार ने सीएजी की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश नहीं किया है। सपा विधायक और पूर्व मंत्री आजम खां की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती दिख रही है। आजम खां पर गवाह को धमकाने का आरोप लगा है। इसी आरोप में आजम खान समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि 2019 में दायर एक मामले के गवाह ने केस दर्ज कराया है। जमानत पर चल रहे व्यक्ति का किसी गवाह को धमकी देना गंभीर मामला माना जाता है। ऐसे में इस बात की चर्चा है कि क्या आजम खां फिर से जेल जाएंगे। जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में 2 कश्मीरी पंडित भाइयों पर हुए आतंकी हमले को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। कश्मीरी पंडितों पर हुए आतंकी हमले के बहाने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से अनुच्छेद 370 का राग अलापा है, जिसे मोदी सरकार ने कश्मीर से हटा दिया था। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार ने सोचा था कि 370 को हटाने से कश्मीरी पंडितों को फायदा होगा, लेकिन वे असुरक्षित हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने बयान में कहा है कि कश्मीर में बीजेपी द्वारा नियुक्त एलजी है, मोदी का प्रशासन है, वो नाकाम साबित हुआ। नोएडा की ग्रैंड ओमिक्स सोसाइटी में महिला से गाली गलौज और हाथापाई के मामले में गिरफ्तार आरोपी नेता श्रीकांत त्यागी को फिर झटका लगा है। उसे अभी जेल में ही रहना होगा। कोर्ट ने दूसरी बार श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें कि नोएडा पुलिस की टीम ने पिछले सप्ताह मंगलवार सुबह श्रीकांत त्यागी को उसके 3 साथियों के साथ मेरठ से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।